कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, पर मेहनत उसकी बेकार हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ, स्वागत करती हूँ आप सभी का शिवी एजुकेशन हब में। आप सबको भली भांति से ये पता है कि हम बाल वाटिका भर्ती 2026, चाहे आप इसको ईसीसी कह लो, चाहे आप इसको एनटीटी कह लो, उसके रिगार्डिंग हम लोगों ने एक सीरीज शुरू करी है। यानी कि आप लोगों को जो हमारी किताबें हैं, वो जो हमारे पेपर के कुछ कोड हैं, उनको हम लेकर आप लोगों के सामने आए हैं। मैं डिस्कस कर रही हूं पेपर फर्स्ट, जिसका कोड है 439। इसका मतलब ये है कि जब आप पेपर देने बैठेंगे वहां, तो आपको एक पेपर का कोड दिखाई देगा। 439 कोड की अपनी ये पहली किताब है, जिसका चैप्टर नंबर 2 आज मैं डिस्कस करने वाली हूं। चैप्टर नंबर 1 जो था विकास और अभिवृद्धि, है ना, वो मैंने पहले की 2 कक्षाओं में डिस्कस कर लिया है। अगर कोई विद्यार्थी आज ही जुड़ रहा है हमसे, तो सबसे पहले जाकर उसको वो 2 कक्षाएं पहले देख लेनी है, क्योंकि जब आप पहला चैप्टर यानी कि जो इस पेपर का जो बेस है हमारा वृद्धि और विकास क्या होता है, क्या इसकी संकल्पना है ना, क्या सिद्धांत है, इनमें क्या डिफरेंस होता है, वो सारी ही प्रक्रियाएं हमने 2 कक्षाओं में देखी। आज का जो हमारा कक्षा रहेगी, आज की हमारी कक्षा में चैप्टर नंबर 2 हम डिस्कस करेंगे 0 से लेकर 3 वर्ष के बच्चों का विकास। देखिएगा, NIOS हो या चाहे इग्नू हो, चाहे कोई सा भी हो, या नॉर्मल जो भी एग्जाम दे रहे हैं जिसमें साइकोलॉजी आप लोगों के अंतर्गत आती है जिस पेपर में, उन सभी ही विद्यार्थियों के लिए ये कक्षा महत्वपूर्ण होगी। कारण ये है कि एक जनरल मनोविज्ञान है, जनरल बाल विज्ञान है, मनोविज्ञान आप कह सकते हो इसको। हम ये सारी चर्चाएं हैं जो पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। तो 0 से 3 वर्ष के बच्चों का विकास का मतलब ये है कि आप लोगों को ये भली बात से पता होना चाहिए कि जो बच्चे होते हैं, जो शेषवावस्था होती है, उससे भी कम उम्र के जो बच्चे होते हैं, उन बच्चों का विकास कैसे होता है, ये इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। आंगनवाड़ियों में जब भी आपको लगाया जाएगा, तो वो जो मेन जो हेडिंग रहेगी वो यही रहती है कि आंगनवाड़ियों में 0 से 3 वर्ष के बच्चों को शामिल किया जाएगा। तो आज की कक्षा में हम ये देखेंगे कि ये ऐसे कौन से बच्चे हैं, इन बच्चों का कैसे विकास होता है, इन बच्चों के पोषण के संबंधित क्या आवश्यकताएं होती है ना, और कौन कौन सी अवस्थाएं होती है, जन्म से लेकर गर्भावस्था, फिर भ्रूण और डिंबावस्था क्या होती है, ये सारी अवस्थाएं हम ढंग से पढ़ेंगे। बच्चों को कैसे पोषण मिलना चाहिए, माँ के दूध का, माँ के आहार का, ये सारी विशेषताएं क्या जरूरी होती है, ये सारी डिस्कशन हम आज की कक्षा में करेंगे। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में लास्ट की 2 कक्षाओं में आया होगा, ठीक है। बाल वाटिका भर्ती 2026 जैसी पेपर फर्स्ट का डिस्कशन मैं आप लोगों के सामने कर रही हूँ, और एक और पेपर डिस्कशन जो है वो हमारे चैनल पे सर के द्वारा किया जा रहा है। आप वहां जाकर एक मैराथन जो सर ने ली है, तीनों पेपर से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज हैं, वो सारे एमसीक्यूज आप लोगों को हमारे शिवी एजुकेशन हब चैनल पर मिल जाएंगे। टॉप 100 एमसीक्यूज जो लास्ट पेपर्स में आए हुए हैं, पार्ट के अंतर्गत जो किताबों के अंदर है, वो सर ने उसकी एक मैराथन आप लोगों के सामने ले ली है। अगर आपने वो अब तक नहीं देखी है, तो आप वहां जाकर चैनल पे वो भी देख सकते हैं। चलिएगा, आज की कक्षा में शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, कुछ ऐसी चीजें जो आपको डायरेक्टली नहीं समझ में आएगी, उसको मैं आपको अलग से डिस्कशन करवा दूंगी, लेकिन बाकी हम जो भी है पॉइंट टू पॉइंट किताब के थ्रू ही चलेंगे। ये आपका किताब का 2nd चैप्टर है। पहला चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया था, विकास। नंबर 2 चैप्टर है 3 वर्ष से कम आयु के बच्चों के विकास को समझना। ये नंबर 2 चैप्टर है। मैं इसको आपको किताब के थ्रू ही पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगी, और किताब के बीच में आने वाले पार्ट के अंतर्गत जो सवाल आएंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले आएंगे, मिलान करने वाले आएंगे, ट्रू और फॉल्स से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन आएंगे, वो हम साथ के साथ ही लेते चले जाएंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। 0 से 3 वर्ष के बच्चों का विकास कैसे होता है, ये ऐसे कौन से बच्चे होते हैं जो अपने विकास को गति देते हैं, इनका पोषण संबंधित क्या होता है, ठीक है। प्रस्तावना देखिएगा, प्रस्तावना में ये लिखा है कि पहले चैप्टर में
आपने देखा कि वृद्धि और विकास क्या होता है। जब नंबर 1 चैप्टर मैंने डिस्कस करा था तो मैंने आपको बच्चों के अवस्थाएं और उनकी वृद्धि और विकास को समझाया था। वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को मैंने समझाया था, राइट। आज हम डिस्कस करेंगे कि एक बच्चा जब अपनी माँ के गर्भ में होता है तो उसके जीवन का आरंभ कैसे होता है, वो कौन सी 3 अवस्थाएं होती है जो बच्चे की भ्रूण से लेकर निषेचन की प्रक्रिया से लेकर बच्चे के जन्म के समय तक की जो 3 अवस्थाएं होती है वो कौन सी होती है, वो हम डिस्कस करेंगे नंबर 1 पॉइंट पर। फिर हम डिस्कस करेंगे 3 वर्ष से कम आयु के बच्चों की आवश्यकताएं क्या होती है, यानी कि जो 3 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनकी सामाजिक आवश्यकताएं क्या होती है, उनकी पोषण से संबंधित आवश्यकताएं क्या होती है ना, उनकी संज्ञानात्मक आवश्यकताएं क्या होती है, वो सारी आवश्यकताएं हम देखेंगे। फिर 3 वर्ष से कम आयु के बच्चों के शारीरिक, गतिक, सामाजिक और संवेगात्मक, उनके भाषिक और संज्ञानात्मक विकास के विभिन्न पक्षों को भी हम समझेंगे, देखेगा। क्योंकि हमारे इस चैप्टर में हम शेष व अवस्था से भी कम उम्र के बच्चों का ही डिस्कशन करेंगे, तो उन बच्चों में भी कुछ शारीरिक उनकी आवश्यकताएं होती है, वो कब बोलना, कब चलना, कब उठकर बैठना सीखते हैं, ये सारी डिस्कशन हम करेंगे। उनका गतिक विकास कैसे होता है ना, उनका सामाजिक विकास कैसे होता है, वो भाषाओं को कब अपने जीवन के अंदर शामिल करते हैं, उनका संज्ञान यानी उनका मस्तिष्क कैसे काम करता है, ये सारी डिस्कशन हम इस चैप्टर में करेंगे। उसके आगे हम देखेंगे कि विकास के यात्रा के विभिन्न कौन कौन से चरण होते हैं, किस आयु में किस पड़ाव में विकास कैसे होता है, वो हम डिस्कस करेंगे और प्रत्येक चरण के महत्व को पहचानते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आई होप सारी ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं, शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक कि एक बच्चे का जीवन का आरंभ कैसे होता है। एक बच्चा है, उसके जीवन का आरंभ कैसे हो सकता है, ये हम डिस्कस करेंगे। आपको दिख रहा होगा, आई थिंक, देखिएगा एक बच्चे के जीवन का आरंभ कैसे होता है। मैं आपको देखो जहां जहां हाईलाइट करना होगा, जिस पॉइंट को हाईलाइट करना होगा उस पॉइंट को मैं हाईलाइट करती हुई जाऊंगी। तो आपको जब मैं ये पीडीएफ शेयर करूंगी ना, तब आपको उस टाइम इन हाईलाइट पॉइंट को ही देखना है। किताब आपको पूरी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं जिन पॉइंट को हाईलाइट करूंगी, पीडीएफ आपको टेलीग्राम शिवी एजुकेशन अब टेलीग्राम पर आपको शेयर कर दी जाएगी। आपको एग्जाम के टाइम इन हाईलाइट पॉइंट को ही देख लेना है। चलिए, सबसे पहले है कि जीवन का आरंभ कैसे होता है। एक बच्चे का जीवन का आरंभ जो होता है, आप सबको पता होगा, आपने जाइगोट सुना होगा कि जब एक पिता का शुक्राणु मां के अंडाणु से मिलकर एक युग्मनज या जाइगोट बनाता है, तब बच्चे के जीवन का आरंभ होता है। यानी कि एक पिता के शुक्राणु और मां के अंडाणु, इस प्रक्रिया को जो हम निषेचन कहते हैं, एक मिलकर एक युग्मनज या जाइगोट बनाता है। युग्मनज एक निषेचित कोशिका होती है। क्या होता है? युग्मनज एक निषेचित कोशिकाएं होती है जिसमें 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें 23 गुणसूत्र माता की ओर से होते हैं, वहीं 23 गुणसूत्र उसको पिता की तरफ से मिलते हैं। यानी कि किसी बच्चे के निषेचन में 46 गुणसूत्र काम में आते हैं। ये चीजें आपको पूछी जाएगी कि मां के अंडाणु से और पिता के शुक्राणु से जो प्रक्रिया होती है उसको जाइगोट या युग्मनज कहते हैं। किसी युग्मनज जो होता है एक प्रकार की निषेचित कोशिका होता है, और आप लोगों के बच्चे के भ्रूण के विकास में 46 गुणसूत्र काम में आते हैं, जिसमें से 23 गुणसूत्र होते हैं वो माता के होते हैं, वहीं 23 गुणसूत्र होते हैं उसको पिता की तरफ से मिलते हैं। और धागे जैसी संरचना वाले इन गुणसूत्रों में से प्रत्येक में दिखाई न देने वाले असंख्य कण होते हैं जिन्हें हम जीन्स कहते हैं। आप लोगों ने बहुत भली भांति से पहले भी डेफिनेशन पढ़ी होगी कि ऐसे असंख्य कण जो कि जिनकी संरचना धागेनुमा होती है वो जीन्स कहलाते हैं। ठीक है, अब आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि ये एक्स वाई गुणसूत्र बच्चे के लिंग का निर्धारण करते हैं। ये जो एक्स और वाई गुणसूत्र होते हैं, यानी पिता के 23 गुणसूत्र और माता के 23 गुणसूत्र ही आपस में निर्धारण करते हैं लिंग का। ठीक है, यदि पिता के 23 गुणसूत्र एक्स है तो लड़की उत्पन्न होगी। यानी कि जेंडर डिसाइड करने वाला जो कारक होता है वो पिता होता है। यानी कि यदि पिता के 23 गुणसूत्र ही एक्स हैं तो लड़की उत्पन्न होगी।
यदि ये 22 गुणसूत्र X तथा एक गुणसूत्र Y है तो लड़का उत्पन्न होगा। यानी कि लड़का उत्पन्न होने के लिए गुणसूत्र जो काम में आएगा वो होगा हमारा Y गुणसूत्र। ठीक है, एक बच्चे के जन्म के समय जो आपका डेवलपमेंट के जो काम आएगा वो होगा Y गुणसूत्र। ठीक है, कौन सा गुणसूत्र होगा? Y। लेकिन बच्चे के डिसीजन लेने में, X और Y के डिसीजन लेने में जो आपको पता है जो काम आएगा X और Y, वो होगा हमारे, एक सेकेंड, सब टेक्निकल एरर्स। हाँ, तो लड़की उत्पन्न होगी। ये जो 22 गुणसूत्र होते हैं, अगर इन 22 गुणसूत्रों में एक गुणसूत्र Y है पिता का, तो जो जेंडर उत्पन्न होगा वो होगा लड़का। ठीक है, ये सारी नॉर्मल चीजें हैं। इन चीजों के अलावा जो सबसे बेसिक चीजें हैं वो मैं आपको बताती हूँ कि एक बच्चे का जीवन का आरंभ कैसे होता है। तो जीवन का आरंभ होने के लिए 3 अवस्था इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले जो अवस्था होती है वो होती है डिंबावस्था। आपको दिख रहा होगा, डिंबावस्था नंबर 1 पे है। नंबर 2 पे जो है, नंबर 1 पर है आपकी डिंबावस्था। ठीक है, नंबर 2 पे है आपकी भ्रूणावस्था। ठीक है, और नंबर 3 पे है आपकी गर्भावस्था। ये सवाल आपको पूछा जा सकता है, क्योंकि जब आपको निबंधात्मक सवाल पूछे जाएंगे 5 नंबर के, तो आपके जीवन, बच्चे के जीवन के आरंभ की तीनों अवस्थाओं का वर्णन करो, तब आपको ये तीनों अवस्थाएं पूछी जाएंगी। जिसपे देखो नंबर 1 पे है डिंबावस्था, 0 से लेकर, यानी गर्भधारण से करके, गर्भधारण से लेकर 0 से 2 वीक तक की अवस्था है हमारी डिंबावस्था। गर्भधारण के दूसरे महीने से लेकर 8वें महीने तक की जो अवस्था है वो है हमारी भ्रूणावस्था। राइट, और हमारे 8वें महीने से लेकर जन्म तक, 8वें महीने से लेकर जन्म तक की जो अवस्थाएं होती है वो होती है हमारी गर्भावस्था। क्या क्या इनमें चेंजमेंट होते हैं वो समझिएगा कि डिंबावस्था क्या है। इसको देखो, एक एक अवस्था को हम डिटेल में समझते हैं। जूम आपको आई थिंक दिख रहा होगा। देखो, डिंबावस्था, इस अवस्था के दौरान एक कोशिकीय जीव 100 से भी अधिक कोशिकाओं वाले जीव में विकसित होकर डिंब वाहिनी नली में से गुजरता हुआ गर्भावस्था में पहुंचता है और लगातार विकसित होता रहता है। रोपण बिंदु पर प्लेसेंटा विकसित होती है, जहां नाभि रज्जु डिंब अंडाणु तक जाती है। इस प्रकार डिंब मां की रुधिर वाहिनी से अपना पोषण प्राप्त करता है। भ्रूणावस्था क्या होती है? ऐसी अवस्था जो बच्चे के दूसरे वीक से लेकर 8वें सप्ताह तक चलती है, यानी कि पहले 2 महीनों में एक नया जीव यानी भ्रूण का विकास होता है। पहले 2 महीनों में एक नया जीव भ्रूण कहलाता है। इस अवधि में सभी महत्वपूर्ण बाह्य व आंतरिक अभिलक्षण विकसित होना तथा कार्य करना आरंभ कर देते हैं। यानी कि बच्चे को विभिन्न कोशिकाएं जो होती है वो माँ के अंगों से लेकर ब्लड बच्चे के अंगों तक लेकर जाते हैं। विभिन्न कोशिकाएं यथा रक्त कोशिकाएं, अस्थि और मांसपेशियां बच्चे के बनने लग जाती है। 8वां सप्ताह तक नन्हा सा दिल लगभग 1 महीने से धड़क रहा होता है, यानी 8 सप्ताह में इस अवस्था में बच्चे का दिल भी धड़कना शुरू हो जाता है। फेफड़े, यकृत, उदर तथा मस्तिष्क भी अपना रूप बना लेते हैं। लैंगिका इतने विकसित हो जाते हैं कि भ्रूण का लिंग पहचाना जा सकता है। यानी कि ऐसी कौन सी अवस्था होती है जिस अवस्था में हम बच्चे का लिंग पहचान सकते हैं कि बच्चा जो अंदर गर्भ में पल रहा है वो लड़का है या लड़की, तो वो अवस्था हमारी भ्रूण अवस्था होती है। भ्रूण अवस्था के अंदर बच्चे का दिल धड़कने लगता है, बच्चे की मांसपेशियों का विकास हो जाता है। ठीक है, उसके साथ साथ उसकी यकृत है, फेफड़े हैं, उदर है और मस्तिष्क है, ये सारा अपना रूप लेना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये थी नंबर 2 अवस्था, भ्रूणावस्था। नंबर 3 पे जो है वो है हमारी गर्भावस्था। भ्रूणावस्था के दौरान आरंभ हुई वृद्धि और विकास अब भी जारी रहता है, यानी इस अवस्था में जो विकास है वो कंटिन्यू चल रहा होता है। गर्भावस्था में बच्चा अभी तक गर्भ के अंदर ही है। ये गर्भ के अंदर की 3 अवस्थाएं होती है। ठीक है, सभी अंग और प्रत्यंग बड़े होकर सुदृढ़ होने लगते हैं 8वें महीने के बाद में। 5वें महीने से आप स्टेथोस्कोप के द्वारा शिशु के दिल की धड़कन को भी सुन सकते हैं। आपको पता होगा जब एक माँ के 5वें महीने की सोनोग्राफी होती है तो उसके अंदर हम बच्चे की धड़कन को आसानी से सुन सकते हैं। गर्भ में आसानी से बच्चा घूमने लग जाता है और माता पिता दोनों ही अनुभव कर सकते हैं कि जहाँ शिशु का हाथ है या कौन सा पैर है, माँ अपने बच्चों को महसूस करने लग जाती है कि इस अवस्था में, गर्भावस्था में। ठीक है, ये थी आपके 3 अवस्थाएं जो मैंने आपको समझाई बहुत ही अच्छे से। कैसे? अब देखो मैं आपको कुछ शॉर्ट चीजें समझाऊं। ठीक है,
कि 0 से 3 वर्ष के बच्चों का विकास हमने पढ़ा था, जिसमें सबसे पहली जो अवस्था थी, देखिएगा नंबर 1 पर जो अवस्था थी उसको आप डिंबावस्था भी कह सकते हो। 0 से 3 वर्ष के बच्चों की अवस्थाएं, कौन कौन सी 0 से 3 वर्ष के बच्चों की अवस्थाएं हैं? नंबर 1 पे देखिएगा, देखिएगा नंबर 1 पर आप या तो उसको कह सकते हैं डिंबावस्था, है ना। डिंबावस्था के अलावा उसका एक और नाम है लिंबावस्था। कौन कौन सी है? अपन ने 3 अवस्थाएं पढ़ी है, एक तो हो सकती है अपनी डिंबावस्था, एक हो सकती है अपनी लिंबावस्था, ठीक है। 0 से 2, मैंने आपको पता है जन्म 0 से लेकर 2 सप्ताह तक ये अवस्था आपकी चलती है। 0 से लेकर 2 सप्ताह तक ये अवस्था चलती है। इसके कुछ मुख्य पॉइंट है वो भी आप समझ लीजिए। मुख्य पॉइंट क्या क्या होते हैं कि ये जो अवस्थाएं होती है वो एक तो अपने निषेचन के बाद शुरू होती है। किसके बाद में? निषेचन के बाद शुरू होने वाली अवस्था है आपकी डिंबावस्था। नंबर 2 पे आपका है, इसमें जो कोशिकाएं होती है वो तेजी से विभाजित होती है। कोशिकाएं तेजी से कोशिकाएं जो है वो तेजी से विभाजित होती है। किस अवस्था में? डिंबावस्था में। नंबर 3 पे है भ्रूण गर्भाशय की दीवार में चिपक जाता है। जो भ्रूण होता है वो मां के गर्भ की दीवार से चिपक जाता है। ये जो 3 अवस्थाएं हैं, ये जो 3 पॉइंट हैं, ये अपने 0 से 3 वर्ष के बच्चों की अवस्था की पहली अवस्था है डिंबावस्था, जो 0 से 2 सप्ताह तक चलती है, निषेचन के बाद शुरू होती है। इस अवस्था में कोशिकाएं तेजी से विभाजित होती है और भ्रूण जो होता है वो दीवार से चिपक जाता है, ठीक है। अगर मैं नंबर 2 अवस्था की बात करूं, तो दूसरे नंबर की अवस्था जो हमारी है वो हमारी है भ्रूणावस्था। कौन सी अवस्था है नंबर 2 पर? नंबर 2 पर है हमारी भ्रूणावस्था। भ्रूणावस्था जो है वो है हमारी 2 से लेकर 8 सप्ताह के बीच की अवधि। 2 से लेकर 8 सप्ताह के बीच की जो हमारी अवस्था होती है वो होती है हमारी भ्रूणावस्था। इस अवस्था में क्या होता है? इस अवस्था में नंबर 1 पर है, इस अवस्था में शरीर के मुख्य अंगों का विकास होता है। मस्तिष्क हो गया, उदर हो गया, है ना, मांसपेशियां हो गई, तो शरीर के मुख्य अंगों का, सर हो गया, उन सब का डेवलपमेंट होता है। जैसे कि एक बच्चे का दिल है, बच्चे का दिमाग है, दिमाग है, हाथ पैर है, इन सब का डेवलपमेंट जो होता है वो इस अवस्था में होता है। उसके बाद में जो होती है, ये जो अवस्था होती है सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। ये अवस्था बच्चे के लिए सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। कौन सी? ये अपनी भ्रूणावस्था सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। अब नंबर 3 पर अगर अपन बात करें, नंबर 3 पर अगर मैं बात करूं, लिंबावस्था, भ्रूणावस्था, उसके बाद की जो अवस्था होती है वो होती है हमारी गर्भावस्था। गर्भावस्था का जो पीरियड होता है वो होता है 8 सप्ताह से लेकर जन्म तक। 8 सप्ताह से लेकर जन्म तक का जो समय होता है वो आपका होता है गर्भावस्था, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसकी जो महत्वपूर्ण पॉइंट है ना वो होता है कि एक बच्चे का आकार, इस अवस्था में बच्चे का
आकार कितना है, इस अवस्था में बच्चे का वजन कितना है, ठीक है, बच्चे का आकार, वजन और बच्चे की लंबाई, इन सब में जो वृद्धि होती है वो इस अवस्था में होती है। और इस अवस्था में सभी अंगों का विकास हो जाता है। सभी अंगों का विकास हो जाता है। नंबर 3 पर है बच्चा जन्म के लिए अब तैयार है। इस अवस्था तक आते आते बच्चा जन्म के लिए तैयार है। तो ये हमारी 3 अवस्थाएं थी, ठीक है। ये हमारी 3 अवस्थाएं थी जो हमने 0 से 3 वर्ष के बच्चों को लेकर देखी कि बच्चा कैसे कैसे करता है। लिंग, भ्रूण और गर्भ 3 अवस्थाएं होती है, जिसको हमने डिटेल से देख लिया है कि कौन कौन सी अवस्थाएं होती है, ठीक है। चलो अब हम शुरू करते हैं कि बच्चा, नवजात शिशु अपना पोषण कैसे लेता है। एक बच्चा है, अब हम जानेंगे कि एक जो बच्चा है, नेक्स्ट टॉपिक है, अब हम जानेंगे कि एक नवजात शिशु अपना पोषण कैसे करता है, ठीक है। एक नवजात शिशु अपना पोषण कैसे करता है, पोषण उसको कहां से मिलता है, ये सारी बातें हम अब अगले टॉपिक में जानेंगे कि एक नवजात शिशु अपना पोषण कैसे करता है। देखिए, एक गर्भस्थ शिशु अपने फेफड़ों में श्वास खींच सकता है अथवा आहार नहीं ले सकता। एक बच्चा खुद अपने लंग से, अपने फेफड़ों से जो होता है वो श्वास नहीं खींच सकता है या आहार नहीं ले सकता है। इसलिए गर्भनाल में ये वस्तुएं मां की त्वचा की सूक्ष्म परतों द्वारा, जिन्हें हम झिल्ली कहते हैं, मां से शिशु तक पहुंचती है। यह सवाल आपको आगे पूछा जाएगा कि बच्चा किस स्थिति में अपना आहार लेता है, तो उसका आंसर होगा फेफड़ों से, है ना। मतलब बच्चा जो होता है अपना जो पोषण लेता है वो फेफड़ों के माध्यम से लेता है। किसके माध्यम से लेता है? फेफड़ों के माध्यम से एक बच्चा अपना लेता है। तो मैं इसको अंडरलाइन कर देती हूँ, फेफड़ों के माध्यम से बच्चा अपना आहार ले सकता है। आगे देखिएगा। देखिए, आपका पूरा चैप्टर है, ठीक है। ये सारी ही बातें हमको डिस्कस करनी है, लेकिन आज हमारी क्लास में जितना हो पाएगा मिनिमम हम उतना डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद में जो रिमेनिंग रहेगा, इस क्लास को हम 2 से 3 अवस्था में बांट लेंगे, 2 से 3 कक्षाओं में बांट के फिर अपन उसका रिवीजन कर लेंगे, लास्ट में पूरी एक कक्षा बना लेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, हम पढ़ रहे थे बच्चा अपना पोषण कैसे लेता है जन्म के, ठीक है। यहां तक हमने देख लिया था कि एक बच्चा, गर्भ शिशु अपने फेफड़ों के माध्यम से श्वास खींचता है या लेता है। इसके आगे है कि जन्म के समय शिशु, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है कि जन्म के समय शिशु जो होता है, जन्म के समय एक शिशु का सामान्य वजन या तो 7 पौंड कह लो अथवा 3 किलो कह लो। एक स्वस्थ बच्चे का जो ना भार होता है वो होता है आपका 7 पौंड या 3 किलो। जन्म के पश्चात पहली बार रोना बच्चे के फेफड़ों को कार्य करने में सहायता करता है। शायद आपने किसी बड़े बुजुर्गों से सुना भी होगा कि अगर बच्चा रो रहा है, अगर जन्म लेते ही बच्चे ने रोया है तो बहुत ही हेल्दी बच्चा है, स्वस्थ बच्चा है। क्यों? क्योंकि उसके फेफड़े, लंग्स है, वो अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। तो बच्चे का रोना बच्चों के फेफड़े को कार्य करने में काम करता है। एक नवजात शिशु नए पर्यावरण में जब आता है, उसके बाद में वो अपने आप को ढालने का प्रयास करता है। निश्चय ही नवजात शिशु को अपने जन्म के अनुभवों से उबरने के लिए एक समय की आवश्यकता होती है ना। जन्म के बाद की आरंभिक अवधि में बच्चों के पर्यावरण के साथ समायोजन के अभाव को, उसके एक का एक जागना, एक बच्चा है जब वो जन्म लेता है तो वह तो अचानक से डर के जगता है, कभी कभी उसका गला रुंध जाता है, कभी कभी वो अनियमित श्वसन लेता है ना, कभी कभी वो छींकता है। ऐसे अस्थायित्व के लक्षणों को देखकर पहचाना जा सकता है। अब कुछ पाठ के अंतर्गत के कुछ सवाल आए हैं जिसको आप लोगों को मेरे को बताना है, यानी कि मैंने अब तक जितना समझाया है उसके आधार पर आप लोगों को इसका आंसर देना है। देखिएगा, पहला सवाल क्या है? प्रसव पूर्व संवृद्धि के प्रथम 2 सप्ताहों की अवधि को क्या कहते हैं? मतलब प्रसव होने से पहले से लेकर 0 से लेकर 2 वीक, मैंने आपको समझाया है 0 से लेकर 2 वीक की जो अवस्था होती है, अभी आपको समझाया है
उस अवस्था को हम कहते हैं डिंबावस्था। क्या कहते हैं? डिंबावस्था कहते हैं। गर्भाधारण के 8वें सप्ताह से लेकर जन्म की तक की अवधि को हम क्या कहते हैं? यानी कि गर्भधारण के 8वें सप्ताह से लेकर जन्म तक का जो समय होता है उसको हम कहते हैं गर्भावस्था। कौन सी अवस्था कहते हैं? गर्भावस्था। इसको मैंने आपको डिटेल में भी समझा दिया है ना, अलग से देखिएगा, मैंने आपको इसको अलग से भी समझाया है पहले। ये देखिएगा, गर्भावस्था होती है वो होती है हमारे 8 से लेकर जन्म तक की जो अवस्था होती है वो हमारी गर्भावस्था होती है। ये चीज हमने डिटेल में समझी थी। यही सवाल आते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा कि सवाल घूम फिर के यही पूछे जाते हैं, आपको बस ध्यान से कक्षा का आनंद लेना है। देखिएगा आगे का सवाल क्या है। आगे का सवाल कि पूरे समय पर जन्मे शिशु का जन्म पर सामान्य वजन, अभी मैंने आपको समझाया, या तो 3 किलो आप कह सकते हो, 3 किलो कह सकते हो, या आप कितना पौंड? 7 पौंड। 7 पौंड या 3 किलो जो होता है एक बच्चे का औसतन अच्छा वजन माना जा सकता है, 7 पौंड या 3 किलो। ठीक है, राइट। आप सब भी अपने जवाब तैयार रखो जब मैं पूछूंगी 7 किलो, 3 किलो या 7 पौंड। जन्म के उपरांत बच्चे का पहली बार रोना उसके फेफड़ों को कार्य करने में सहायता प्रदान करता है। जब एक बच्चा रोता है तो कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, इसके फेफड़े डेवलप हो रहे हैं, अच्छी बात है, रोना ही चाहिए बच्चों का। सबसे पहले तो फेफड़ों का कार्य करने के लिए सहायता प्रदान करते हैं बच्चे का रोना। किसके 9 महीने के पश्चात जन्म होता है? यानी कि मतलब आपको ये पूछा गया है डैश 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 के 9 महीने के पश्चात जन्म होता है, यानी भ्रूणावस्था के गर्भावस्था के 9 महीने के बाद में बच्चे का जन्म होता है। इसके अंदर आप क्या आएगा? गर्भावस्था के 9 महीने के पश्चात एक बच्चे का जन्म होता है, राइट। 5 रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले सवाल थे, हमने 5 को बहुत अच्छे से देख लिया, राइट। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, बच्चों की क्या क्या आवश्यकताएं होती है। एक बच्चा है, एक बच्चे की क्या क्या आवश्यकताएं होती है, ये अपना नेक्स्ट टॉपिक है कि एक बच्चे की क्या क्या आवश्यकताएं होती है। देखिएगा, बच्चे की जो मूलभूत आवश्यकता होती है, जो 0 से यानी जन्म से लेकर 3 साल तक का बच्चा है, आप सबको भी पता है कि उसकी क्या क्या आवश्यकताएं हो सकती है। भाई एक तो उसकी खुद के शरीर से रिलेटेड जो आवश्यकता होती है वो हो सकती है, राइट। एक बच्चा है जो उसके खुद के शरीर से रिलेटेड जो क्रिया है वो, उसके अलावा उसके समाज और संवेगात्मक क्या आवश्यकताएं होती है, और एक संज्ञान से रिलेटेड क्या आवश्यकता होती है। तीनों पर ही हम डिटेल से चर्चा करेंगे कि बच्चे का शरीर यानी कि उसके पोषण से रिलेटेड, उसकी भूख, उसकी नींद, है ना, खाना पीना, वो सारा इसके अंतर्गत आएगा। एक बच्चा समाज में कैसे रहता है, उसके खुद के संवेग कैसे काम करता है, उसका रोना, हंसना, ईर्ष्या करना, प्रेम, ये सारी प्रक्रिया हम इसमें पढ़ेंगे। संज्ञान मतलब वो खुद के मस्तिष्क से रिलेटेड सारी क्रियाओं को कैसे नियंत्रण करता है, वो सारी प्रक्रिया हम संज्ञान से रिलेटेड आवश्यकताओं में पढ़ेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं कि शरीर क्रियात्मक आवश्यकताएं, बच्चों की शरीर क्रियात्मक आवश्यकताएं क्या होती है। अपने जीवन की आरंभिक अवधि में एक बच्चा अपनी आरंभिक अवधि में उनको क्या लगता है, उसकी जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है वो एक बच्चे की होती है, वो होती है आपके आहार, उसका खाना, उसकी पर्याप्त नींद, शारीरिक क्रियाकलाप और वस्त्र एवं स्वस्थ कार्य पर्यावरण। इंपॉर्टेंट हेडिंग इतनी है कि एक बच्चे का जो होता है डेवलपमेंट, उसके अंतर्गत एक बच्चे को आहार लेना, उसको नींद पर्याप्त आना, उसकी भूख, उसके शारीरिक क्रियाकलाप, है ना, और स्वस्थ पर्यावरण, ये सारी की सारी चीजें जो होती है एक बच्चे के शरीर क्रियात्मक आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण होती है। आगे देखिएगा, इसके अलावा अब बच्चे का पोषण जो होता है, भाई 0 से 3 साल तक का अगर कोई बच्चा है तो उसके सबसे पोषण से रिलेटेड अगर मैं चीज पढ़ूं तो सबसे ज्यादा जरूरी जो होता है वो होता है बच्चे का माँ का।
माँ का जो दूध होता है वो बच्चे के लिए सबसे अधिक आवश्यक होता है, आप सबको पता होगा। लेकिन ये जो सारी चीजें हैं वो हम नेक्स्ट कक्षा में पढ़ेंगे। आज आज का हमारी कक्षा इतनी रहेगी कि हमने यहाँ तक का पढ़ लिया। आगे की जो भी डिस्कशन होंगे वो हम कल की कक्षा में करेंगे बहुत अच्छे से। आपको जो चीजें नहीं समझ में आएगी वो हम अलग से हेडलाइन करके, अलग से डायग्राम के माध्यम से समझ लेंगे। आई होप आपको ये कक्षा बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर कोई चीज आपको ना समझ में आई तो आप बता सकते हैं, आपके कोई कमेंट हो, आपके कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिसको अगर कुछ भी पूछना रहे तो आप कमेंट करके आराम से पूछ सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की कक्षा में इतना ही, नेक्स्ट पढ़ेंगे कल की कक्षा में। आई होप आपको ये कक्षा अच्छी लगी हो। अगर आपको ये कक्षा अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों तक ये कक्षा शेयर करना ना भूलें। सभी को इस वीडियो का फायदा उठाना है, सभी को अच्छे से पढ़ाई करनी है। और जब भी एग्जाम हो आप इन कक्षाओं को दोबारा से देख लीजिएगा, अच्छे से आप अच्छे से अपनी मार्किंग ले सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।